भाग 1 में आपने देखा कैसे एक साधारण लोहार के पत्नी गौरी ने अपनी बुद्धि से सोमनगर राज्य के घमंडी राजा विक्रम सेन को 2 बार खुले दरबार में मात दे दी। पहली बार घूंघट में वृद्धा को भेजकर और दूसरी बार पत्थर की रस्सी का नमूना मांगकर राजा की सारी चालों को ध्वस्त कर दिया। परंतु अपमानित राजा अब शांत रहने वाला नहीं था। उसने सबसे घिनौनी चाल चली, गौरी के चरित्र पर कलंक लगाकर पूरे राज्य में ये उद्घोषणा कर दी कि गौरी को अग्नि परीक्षा देनी होगी। अब प्रश्न ये है, क्या जलते अंगारे सच का निर्णय करेंगे या इस बार स्वयं राजा का अहंकार भस्म होकर गिर पड़ेगा? गौरी का पैर जैसे ही पहले दहकते अंगारे पर पड़ा, भीड़ में से एक दबी हुई चीख निकल गई। पर गौरी नहीं रुकी। उसके कदम स्थिर थे, चाल में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी और चेहरा पूर्णतः शांत। उसकी आंखें सीधे उस व्यक्ति पर टिकी थीं जो पथ के दूसरे छोर पर खड़ा कांप रहा था, राजा विक्रम सेन। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। गौरी जलते हुए मार्ग पर ऐसे बढ़ रही थी मानो वो अंगारों पर नहीं, लाल गुलाब की पंखुड़ियों पर चल रही हो। धधकते कोयलों से उठती तपिश उसकी देह को छू रही थी। वस्त्रों के छोर लहराए जा रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर पीड़ा का एक भी भाव नहीं था। भीड़ में पहले कानाफूसी शुरू हुई, जो धीरे धीरे हैरानी और विस्मय भरे शोर में बदल गई। राजा का मन भीतर ही भीतर डगमगाने लगा कि ये तो सचमुच पवित्र है और मैं पापी। इसकी पवित्रता की अग्नि मुझे जला देगी। इसने मुझे फंसा दिया। अब गौरी बस 2 कदम दूर थी। वो अग्निपथ के अंत में पहुंच चुकी थी। पूरा मैदान मौन था, किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। गौरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिस पर कोयलों की कालीमा लिपटी थी, और शांत किंतु दृढ़ स्वर में बोली, महाराज, मैंने अपनी परीक्षा पूरी कर ली। अब धर्म का पालन कीजिए। मेरा हाथ थामकर राज्य के सामने न्याय की घोषणा कीजिए। राजा ने उस आगे बढ़े हुए हाथ को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई हाथ नहीं, बल्कि आग की लपट उसकी ओर बढ़ रही हो। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। जिसकी एक दहाड़ से पूरी सभा कांप जाती थी, वो आज एक निहत्थी स्त्री के सामने भयभीत खड़ा था। राजा ने 1 कदम पीछे लिया और चीख पड़ा, नहीं, दूर हटो मुझसे। तुम कोई डायन हो। ये तुम्हारा जादू है। बस वही पल, वही क्षण गौरी की सच्ची जीत थी। राजा का पीछे हटना और उसका डर कर चीखना उसकी सार्वजनिक हार थी। उसने अपनी ही परीक्षा को अस्वीकार कर दिया था। उसी क्षण राजगुरु आगे बढ़े। उनकी आवाज गूंज उठी, जय हो महाराज, आज न्याय हो चुका है। इस स्त्री ने अग्नि को पार कर स्वयं को निर्दोष सिद्ध किया है, पर आपने इसका हाथ थामने से इनकार कर स्वयं को अधर्मी और कायर सिद्ध किया है। जो राजा अपने ही वचन और न्याय का सम्मान नहीं कर सकता, उसे धर्म का रक्षक कहलाने का कोई अधिकार नहीं। ये सुनते ही वर्षों से दबा हुआ जनसमूह फट पड़ा। चारों ओर से आवाजें गूंजने लगी, गौरी माता की जय! गौरी माता की जय! लोगों का डर अब आस्था और गर्व में बदल चुका था। राजगुरु ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, लोहार रामू को कारागार से मुक्त करो और सम्मान सहित यहाँ लाओ। कुछ ही देर में सैनिक बेड़ियों में जकड़े रामू को लेकर आए। रामू ने जैसे ही गौरी को सुरक्षित देखा, वो दौड़कर उससे लिपट गया। दोनों की आंखों से आंसू बहे, पर इस बार ये आंसू पीड़ा के नहीं, विजय के थे। भीड़ ने दोनों को अपने कंधों पर उठा लिया। चारों ओर फूलों की वर्षा होने लगी। राजा विक्रम सेन अपनी ही प्रजा के बीच अकेला, अपमानित और पराजित खड़ा था। मंत्री बुद्धिसेन भीड़ में कहीं गायब हो चुका था। सैनिकों में हलचल थी। हर चेहरा कह रहा था कि अब इस राजा के शासन का अंत निकट है। गौरी और रामू को पूरे सम्मान के साथ किसी नायक की तरह उनके गांव वापस भेजा गया। उस दिन एक साधारण लोहार और उसकी चतुर पत्नी ने साबित कर दिया था कि सत्ता और संपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य, बुद्धि और साहस के सामने वे बौनी ही पड़ती हैं। राजा विक्रम सेन महल तो लौट गया, पर अब वो केवल नाम का राजा था। उसकी प्रजा का विश्वास और सम्मान दोनों उस अग्नि परीक्षा की आग में जलकर राख हो चुके थे। वो अपने कक्ष में बंद हो गया, लेकिन वहां भी उसे चैन नहीं मिला। हर परछाई में उसे गौरी का शांत चेहरा दिखता और हर कोने में दहकते कोयले चमकते। उसका घमंड टूट चुका था, पर अंदर की नफरत और प्रतिशोध की आग
अब पहले से भी ज्यादा भड़क उठी थी। वो समझ चुका था कि ये लड़ाई वो खुलेआम नहीं जीत पाएगा, इसलिए अब उसने अंधेरे में छिपकर वार करने की तैयारी शुरू कर दी। मुखिया और बुजुर्गों के लौटने के बाद झोपड़ी में भारी खामोशी फैल गई। रामू का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने हथौड़ा उठाया और कहा, मैं उन मुखिया और डरपोक गांव वालों से बात करूंगा जिन्होंने तुझे देवी कहा था, आज वही तेरा अपमान कर रहे हैं। गौरी ने शांत होकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक फौलादी चमक थी। वो बोली, क्रोध से नहीं रामू, बुद्धि से। ये गांव वाले गलत नहीं हैं, ये उनका डर बोल रहा है, और ये डर राजा विक्रमसेन ने ही पैदा किया है। सोचो, देवताओं का क्रोध इतना चुनिंदा नहीं होता कि वो सिर्फ हमारे राज्य पर बरसे और आरोप केवल मुझ पर लगे। ये कोई दैवी प्रकोप नहीं, ये एक मानवीय षड्यंत्र है। रामू चौंक कर बोला, षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? फसलें क्यों सूख रही हैं? क्योंकि पानी नहीं मिल रहा, या पानी में ही कुछ गड़बड़ है? और पानी आता कहाँ से है? पहाड़ों से निकलने वाली मुख्य नहर से। अगर इस प्रकोप का असली कारण है, तो वो वहीं मिलेगा। उसकी आंखों में एक खतरनाक दृढ़ता चमकी। राजा चाहता है कि हम डरकर गांव छोड़ दें या जनता के हाथों मारे जाएं, लेकिन हम भागेंगे नहीं। हम इस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचेंगे। आज रात जब पूरा गांव सो जाएगा, हम यहाँ से निकलेंगे, महल की ओर नहीं, उन पहाड़ों की तरफ जहाँ से नहर निकलती है। हमें सबूत चाहिए रामू, ऐसा सबूत जो राजा के झूठ को उजागर कर सके। रामू अपनी पत्नी का साहस देखकर दंग रह गया। उसका क्रोध अब दृढ़ निश्चय में बदल चुका था। वो बोला, तुम जहां कहोगी मैं चलूंगा गौरी। मौत भी आई तो हम दोनों साथ खड़े रहेंगे। आधी रात को जब पूरा गांव अंधविश्वास और डर की नींद में डूबा था, रामू और गौरी चुपके से अपनी झोंपड़ी से निकल पड़े। उन्होंने साधारण यात्रियों जैसे कपड़े पहन लिए और अपने साथ बस थोड़ा सा खाना और पानी लिया। पहाड़ों का रास्ता आसान नहीं था। दिन में वे घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों से गुजरते और रात को किसी गुथा या घने पेड़ के नीचे ठहरते। रामू अपनी शारीरिक शक्ति से गौरी की सुरक्षा करता और गौरी अपनी बुद्धि से उन्हें सही दिशा दिखाती। यात्रा के तीसरे दिन दूर कहीं घोड़ों की टापें सुनाई दी। कुछ घुड़सवार उनकी ओर आते नजर आए। उनके कवच देखकर दोनों समझ गए कि ये राजा के सैनिक हैं, जो शायद उनकी तलाश में ही गश्त कर रहे थे। रामू और गौरी तुरंत एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गए। सैनिक पास आए और उनकी बातें साफ सुनाई देने लगी। एक सैनिक बोला, पता नहीं वो औरत कहाँ गायब हो गई। अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो राजा हमें बड़ा इनाम देगा। दूसरा हंसकर बोला, अरे जनता ही उसे पत्थर मार मार कर खत्म कर देगी। हमें तो बस ये देखना है कि वो राज्य से बाहर न निकल पाए। ये सुनते ही गौरी का शक अब पूरी तरह यकीन में बदल गया। ये सब राजा का ही किया हुआ खेल था। 5 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार उस जगह पहुँचे जहाँ से नहर का मुख्य स्रोत निकलता था। वो एक शांत एकांत घाटी थी जहाँ आम लोगों का आना जाना लगभग ना के बराबर था। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहाँ का दृश्य देखा, उनके होश उड़ गए। पानी के स्रोत के आसपास की मिट्टी काली और चिपचिपी हो चुकी थी। पानी से अजीब सी सड़ी हुई गंध उठ रही थी। दोनों ने तुरंत आसपास छानबीन शुरू कर दी। इसी दौरान गौरी की नजर झाड़ियों के पीछे छिपाई गई एक बोरी पर पड़ी। वो बोरी गीली थी और उस पर राजमहल का शाही चिन्ह बना हुआ था। रामू ने बोरी खोली तो उसमें वही काला चिपचिपा पदार्थ मिला जिसके गंध पानी में घुली हुई थी। ये एक तरह की जंगली विषैली वनस्पति थी जिसे अगर लंबे समय तक पानी में मिलाया जाए तो धीरे धीरे पानी और मिट्टी दोनों के पोषक तत्व नष्ट हो जाते थे। अब उन्हें सबूत मिल चुका था, अकाट्य, निर्विवाद। ये कोई दैवीय प्रकोप नहीं था, बल्कि राजा द्वारा किया गया एक क्रूर, सोचा समझा नरसंहार का प्रयास था। रामू की आंखों में क्रोध खून की तरह उतर आया। मैं इस राजा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी ही प्रजा के साथ इतना बड़ा धोखा। गौरी ने उसे शांत किया, हालांकि उसकी अपनी आंखों में भी प्रतिशोध की ज्वाला साफ दिखाई दे रही थी। वो बोली, रामू, हमारे पास सच है, पर ये सच उन लोगों तक कैसे पहुँचे जो हमें ही अपराधी समझ रहे हैं? अगर हम सीधे गांव लौट गए
तो कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। हो सकता है हमें देखते ही मार डालें। वे अब एक नई और शायद अब तक की सबसे बड़ी चुनौती के सामने थे। उनके हाथ में सत्य का हथियार तो था, पर उसे चलाने के लिए कोई मंच नहीं था। वे दोनों गुफा में बैठकर अगली योजना पर विचार कर रहे थे, तभी बाहर किसी के करहाने की आवाज आई। रामू ने तुरंत कुल्हाड़ी उठा ली और सतर्क होकर बाहर निकला। उन्होंने देखा एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा था। उसके पैर से खून बह रहा था और वो दर्द से तड़प रहा था। करीब जाकर दोनों चौंक गए। वो मयंक था, वही सुंदर सैनिक जिसे राजा ने गौरी को फंसाने के लिए भेजा था। मयंक ने उन्हें देखा तो डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि ये दोनों अब उसे मार डालेंगे, पर गौरी उसके पास झुक गई और अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांध दिया। रामू ने उसे सहारा देकर गुफा के अंदर लिटा दिया। मयंक हैरान था। उसने कांपते स्वर में पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हें अपमानित करने की कोशिश की थी। गौरी ने शांत और ठोस स्वर में उत्तर दिया, यही फर्क है हमारे और तुम्हारे राजा में। वो निर्दोषों को सजा देता है और हम अपने शत्रु को भी घायल हालत में नहीं छोड़ते। बताओ, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मयंक की आंखों में पछतावे के आंसू भर आए। उसने बताया कि जब वो गौरी को फंसाने में असफल रहा और राजा का गुस्सा बढ़ता गया तो उसके मन में डर बैठ गया। राजा ने उसे और उन सैनिकों को जो नहर वाले षड्यंत्र की असलियत जानते थे, एक एक करके मरवाना शुरू कर दिया था ताकि कोई गवाह जिंदा ना बचे। मयंक किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रहा था, तभी राजा के दूसरे सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया और वो घायल होकर यहाँ आ गिरा। ये सुनते ही गौरी के मन की शंका पूरी सच्चाई में बदल गई। सारा खेल राजा का ही रचा हुआ था। उसने मयंक की आंखों में देखते हुए कहा, मयंक, तुमने एक बार पाप किया है, क्या तुम उसका प्रायश्चित करना चाहते हो? क्या तुम सत्य का साथ देकर इस राज्य को एक अत्याचारी राजा से मुक्त कराना चाहते हो? मयंक के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने बिना सोचे हाँ में सिर हिला दिया। गौरी को अपना नया हथियार मिल चुका था, एक ऐसा हथियार जो राजमहल के हर राज से वाकिफ था, एक जीवित गवाह जो राजा के खिलाफ खड़ा हो सकता था। अब उसकी योजना केवल अपनी निर्दोषता साबित करने की नहीं थी, बल्कि इस सड़ी हुई व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने की थी। गुफा की खामोशी में 3 जोड़ी आंखें जल रही थीं। रामू की आंखें क्रोध से लाल, मयंक की आंखें पश्चाताप से भरी और गौरी की आंखों में एक ऐसी लाल चिंगारी जो नई सुबह का संकल्प लिए थी। गौरी ने कहा, हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास गवाह हैं, लेकिन हम सीधे राजधानी नहीं जा सकते। राजा की सेना हमें फाटक पर ही कुचल देगी। हमें अपनी सेना बनानी होगी। रामू चौंक कर बोला, सेना? हम साधारण लोग सेना कहां से लाएंगे? गौरी की नजर दूर पहाड़ों की श्रृंखलाओं पर गई। वो बोली, सेना सिर्फ सैनिकों से नहीं बनती रामू, सेना बनती है उद्देश्य से, और हमारा उद्देश्य इस राज्य के हर उस नागरिक से जुड़ा है जिसकी फसल सूख गई है, जिसका बच्चा भूखा है। हम राजधानी नहीं जाएंगे, हम राज्य की सीमाओं की ओर चलेंगे, उन सूबेदारों और जागीरदारों के पास जो राजा को कर तो देते हैं, पर मन ही मन उसकी क्रूरता से घृणा करते हैं। मयंक बोला, आप सही कह रही हैं। दक्षिण के सूबेदार सरदार भैरव सिंह एक स्वाभिमानी और न्यायप्रिय योद्धा हैं। वे राजा विक्रमसेन के पिता के मित्र थे, लेकिन विक्रमसेन के व्यवहार से हमेशा पीड़ित रहे हैं। अगर कोई मदद कर सकता है तो वही कर सकता है। यही उनकी योजना थी, सत्य लेकर सीधे सत्ता के केंद्र पर नहीं, बल्कि सत्ता की परिधि पर चोट करना। वहां से उठेगा वो तूफान जो महल की दीवारें हिला देगा। तीनों ने अपनी यात्रा की दिशा बदल दी। अब वे दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, जहां सरदार भैरव सिंह का गढ़ था, एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी लड़ाकू जनजातियों और वफादार योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध था। 1 हफ्ते की यात्रा